देखिए, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अपना आज का नया टॉपिक संपर्क कक्ष विधि, जो कि कक्षा द्वादश का मुख्य टॉपिक है कि सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण की संपर्क कक्ष विधि या संपर्क विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। प्रश्न इस प्रकार से आप लोगों के पास पूछा जाएगा। ठीक है, यहाँ देखेंगे सभी भैया बहन बड़े ध्यान से, एक एक लाइन को, एक एक अक्षर को। क्या कहेंगे? इस विधि में SO2 का ऑक्सीकरण मिश्रण SO3 को वायु द्वारा अधिक दाब तथा कम ताप पर प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में करते हैं। क्या? SO2 का ऑक्सीकरण करते हैं SO3 में वायु के द्वारा। किसके द्वारा? वायु के द्वारा। और प्लेटिनम उत्प्रेरक का यूज करते हैं। किसका? प्लेटिनम उत्प्रेरक का यूज करते हैं। तो इसमें जो है हीट निकलती है, जो हीट निकलती है यानी कि जो ऊर्जा निकलती है वो 45.2 किलो कैलोरी होती है। कितनी होती है? 45.2 किलो कैलोरी। अब देखो ध्यान से क्या कहेंगे। उपरोक्त अभिक्रिया, ये देखो रिएक्शन क्या है, 2SO2 प्लस O2, 2 दूनी 4 और 2 6, 2 तिया 6 पूरे हो गए। तो इस प्रकार से यहाँ पे SO3 तो बन गई। अब देखो उपरोक्त अभिक्रिया की ऊष्माक्षेपी उत्क्रमणीय प्रकृति, माइनस आ रहा ना, हमने कहा ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, उत्पन्न हो रही तो वो कहाँ जाएगी? वातावरण में। वातावरण में जाएगी तो ऊष्माक्षेपी है, तो ऊष्माक्षेपी उत्क्रमणीय प्रकृति। ये देखो उत्क्रमणीय का चिन्ह लग रहा है या नहीं लग रहा। तथा अग्रिम अभिक्रिया में आयतन की कमी दिखाने के कारण, कहेगी आयतन की कमी दिखाने के कारण लासातीलीय नियमानुसार अधिक SO3 बनाने के लिए कम ताप और उच्च दाब रखना चाहिए। मतलब इसका टेम्परेचर कम रखना चाहिए और दाब ज्यादा कर देना चाहिए। जब दाब ज्यादा करेंगे तो मॉलिक्यूल SO2 के और ऑक्सीजन के पास पास आएंगे, पास पास आएंगे तो में ज्यादा टक्कर करेंगे, ज्यादा मात्रा में टक्कर करेंगे तो SO3 भी ज्यादा ही मात्रा में बनेगी। समझ में आई बात? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो ये बातें हमने बताई। फिर हमने कहा इसकी सक्रियण ऊर्जा कम करने के लिए उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। प्लेटिनम उत्प्रेरक डाल दिया कि नहीं? तो किस लिए डाला? वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करने के लिए। समझ गए? प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में 400 डिग्री सेंटीग्रेड से 450 डिग्री सेंटीग्रेड व ताप के मध्य 1.5 से 1.7 वायुमंडल दाब पर अभिक्रिया तीव्र गति से होती है तथा SO2 लगभग 100% SO3 में बदल जाती है। मतलब कहने का क्या हुआ कि भाई टेम्परेचर होता है 400 से 450 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और जो एटमॉस्फेयर बताया, इसने कहा कि एटमॉस्फेयर कितना होना चाहिए यहाँ 1.5 से 1.7 ATM, मतलब इतने एटमॉस्फेयर प्रेशर होना चाहिए, इतने एटमॉस्फेयर और इतने डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर होना चाहिए। समझ में आ गई बात? किसके लिए? जिससे कि 100% आपको SO3 प्राप्त हो सके, इसके लिए। क्लियर हुई बात? अब आगे बढ़ते हैं। क्या बताया इन्होंने? प्लेटिनम एस्बेस्टोस अधिक कीमती होने के कारण, अब तुम समझ जाओ कीमती ज्यादा है प्लेटिनम, तो फिर तो भारत में इसका इस्तेमाल नहीं होने का। भारत में तो सस्ते सौदे इस्तेमाल हो। आगे समझ में? सस्ते सौदे लिए जाए यहाँ, तो यहाँ महंगाई का दौर थोड़ा ही है। तो हमने क्या कहा? प्लेटिनम एस्बेस्टोस अधिक कीमती होने के कारण तथा अभिक्रिया के मध्य खराब होने के कारण आजकल इसकी जगह वेनेडियम पेंटाऑक्साइड उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्या? इसकी जगह क्या ले लेते हैं? वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। जो वेनेडियम पेंटाऑक्साइड भी प्लेटिनम का ही काम करे। वहाँ जिस प्रकार की क्रियाविधि प्लेटिनम करता है उसी प्रकार की वेनेडियम पेंटाऑक्साइड वहां पर कार्य करता है। यह है प्लेटिनम के मुकाबले अधिक शक्तिशाली उत्प्रेरक है तथा सरलता से विषाक्त भी नहीं होता। इस प्रकार प्राप्त SO3 गैस को सांद्र H2SO4 में अवशोषित करने पर सैधूम मतलब धुएं सहित, सह माने सहित, धूम माने धुआं,
धुएं सहित H2SO7 मतलब ओलियम बनता है, जिसे हम ओलियम कहते हैं। ये बन जाता है ओलियम। ठीक, कैसे भाई, H2SO4 और प्लस SO3, तो H के तो 2, सल्फर का 1 और 1 2, ऑक्सीजन के 3 और 4 7, तो ये क्या बना, ओलियम बन जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम, इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। देखिए चित्र आपके समक्ष जो दिखाई दे रहा है इसमें स्क्रीन पर, ये संपर्क कक्ष विधि का डायग्राम है। काहे का, संपर्क कक्ष विधि का डायग्राम है। चलिए इसको भी हम समझेंगे। पहले हम इससे पहले सिद्धांत पर चलते हैं जो हमारा चल रहा है अभी फिलहाल। तो प्राप्त ओलियम में आवश्यकता अनुसार जल मिलाते हैं और जल मिला के हमें H2SO4 प्राप्त हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है भाई, H2SO4 प्राप्त हो जाता है। आई नहीं के बाद समझ में, देखो H2H2O7 प्लस H2O, तो क्या होगा, 2 और 2 कितने हो गए, 4, तो 2 कॉमन ले लिया, 2 दूनी 4, सल्फर के 2 थे तो 2 ही कम 2, ऑक्सीजन के 7 और 1 8 थे तो 2 चौक 8, क्या बन गया ये, सल्फ्यूरिक एसिड बन गया भाई। अब देखो आगे विधि, क्या विधि में क्या पढ़ेंगे हम, मेथड बोलते हैं इसको। संपर्क विधि द्वारा H2SO4 के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला संयंत्र तथा उसमें होने वाली अभिक्रियाएं निम्न प्रकार हैं। इसमें जो अभिक्रियाएं होती हैं वो निम्न प्रकार हैं। अब इसने कहा संयंत्र, संयंत्र क्या है, सिस्टम। अब सिस्टम क्या है, जो संपर्क कक्ष विधि का डायग्राम है, जो उसमें इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहे उन सारों को ही तो कहेंगे संयंत्र मिला करके। तो उसे चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करो आप लोग। पहले देखो मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूं। ये पायराइट बर्नर है, क्या है, पायराइट बर्नर है। ये छोटा सा यहाँ जो दिखाई दे रहा है ये गोल, ठीक है, ये एयर जाती है यहाँ को, ठीक है, इसमें SO2 प्लस एयर यहाँ को आगे प्रवाहित होती है यहाँ से इसमें को, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। फिर हम क्या करते हैं, अगला जो है ये डस्ट प्रेसिपिटेटर है, मतलब डस्ट धूल कण इसमें इकट्ठे किए जाते हैं, अलग किए जाते हैं। अगर इसमें SO2 और एयर के सॉल्यूशन में जो हम आगे भेज रहे हैं इसमें डस्ट आती है तो हम ऊपर से भाप प्रवाहित करते हैं और भाप उस डस्ट के साथ मिलकर भारी हो जाती है और तली में बैठ जाती है। तो इसका तो काम है ये, बाकी हम आगे पढ़ेंगे इसको। फिर इसके बाद जो डस्ट आती है ये जो है भैया आपने भाप डाल ली है तो इसको आगे को कूलर में को प्रवाहित करते हैं। कूलर मतलब शीतलक, ये आगे प्रवाहित होती है, इसको ठंडा कर देता है। ठंडा करके ये यहाँ को जो जाती है ये वॉशिंग टावर, तो ऊपर इसमें पानी डालते हैं, पानी के फव्वारे चलते हैं। पानी के फव्वारे जब इन पत्थरों के बीच में को होकर के आते हैं और गैस नीचे से ऊपर को जाती है तो अच्छे प्रकार से मिक्स हो जाती है इसमें, ठीक है नहीं। तो आपको पता है जो गैस इसमें मिक्स हो रही उस गैस में वाटर आ रहा ऊपर से और यहाँ भी भाप प्रवाहित की थी, तो इसका मतलब यहाँ पे आगे अच्छे प्रकार से इसमें नमी मिल जाएगी। क्या, भाप के गैस के साथ साथ क्या मिल जाएगी, नमी। अब ये जो अशुद्धियां हैं, जो बेकार की चीजें हैं, वो तो पानी के साथ बह के नीचे तली में इकट्ठी हो जाएंगी। बाकी जो गैस है वह ऊपर को जाती हुई यहाँ को निकल कर नमी के साथ, यानी कि जो गैस है वो नमी युक्त हो गई। अब वो नमी युक्त गैस यहाँ से जाएगी और आगे अगले टावर में, जिसको हम ड्राइंग टावर कहते हैं, उसमें प्रवाहित कर दी जाएगी। ड्राइंग टावर में जो आई, यहाँ पे क्या आई, नमी प्लस गैसें आई यहाँ से, है कि नहीं। अब ये नमी प्लस गैसें जब इन पत्थर के टुकड़ों में को ऊपर को और बढ़ती हैं और ऊपर से कंसंट्रेट H2SO4 डाला जा रहा है, तो ये कंसंट्रेट H2SO4 यहाँ से नमी को सोख लेता है। क्या कर लेता है, नमी को सोख लेते हैं। और यहाँ पर क्या आती है, यहाँ पे जो जाती है, अब यहाँ पे जाती है शुष्क गैस। क्या जाती है भाई, शुष्क गैस, ये मिश्रण जाता है इसमें को, यहाँ को, ठीक है। ये भी जाता है, ये आगे जाता है, यहाँ पे आर्सेनिक प्यूरिफायर है, मतलब आर्सेनिक रखा हुआ प्यूरिफायर के रूप में, शोधन के रूप में, ठीक है। फिर ये गैस जो है यहाँ को निकल के ऊपर को जाएगी इस संयंत्र में को, इस नली में को, फिर आगे बढ़ेगी। इस नली के अंदर हम ये चीज परीक्षण करेंगे कि भाई इसमें कोई धूल का कण तो नहीं है। इसमें किरणें प्रवाहित करी जाएंगी, इसे बोलते हैं क्या, प्रेसिपिटेटर। क्या बोलते हैं,
प्रेसिपिटेटर बोलते हैं। तो इसमें जब सूर्य की किरणें प्रवाहित करी जाएंगी तो इसमें चमकेंगे धूल के कण, हैं या नहीं है। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे कन्वर्टर रखा हुआ, कन्वर्टर क्या करेगा बताओ भाई, क्या करेगा पता है? SO2 जो इसमें आ रही SO2 और प्लस O2 उसे SO3 में बदल देगा, और SO3 में बदल के इसे आगे भेज देंगे। कन्वर्टर बदल के भेज देगा यहाँ पे किसको? SO2 प्लस O2 इक्वल टू SO3 में बदल के आगे भेज देगा। और आगे की साइड में ऊपर से आप क्या डाल रहे हैं? H2SO4, और नीचे की साइड से क्या गई बिल्कुल प्योर? SO3 और H2SO4 मिलकर के क्या बनाएगा? H2S2O7 बनाएगा, और H2S2O7 SO3 के साथ बनकर तैयार हो जाएगा। तो जिसका नाम है ओलियम। क्या है? ओलियम। वो यहाँ पर तली में प्राप्त हो जाएगा। ये देखो यहाँ तली में प्राप्त हो रहा है ओलियम। यहाँ समझ में आई बात? ये देखो, दोबारा बताऊं थोड़ा सा। मैंने कहा SO2 और O2 को कन्वर्टर SO3 में बदल के आगे भेज देगा। ये आगे जाके यहाँ पे ऊपर से H2SO4 आ रहा है, डाला जा रहा है। ये H2SO4 SO3 के साथ में अच्छे प्रकार से मिलेगा, जिसकी रिएक्शन में यहाँ दिखा दूं। H2SO4 प्लस SO3 इज इक्वल टू H2S2O7, ये बन जाएगा यहाँ। और ये यहाँ पे तली में इकट्ठा हो जाएगा। इस तली में इकट्ठा हो गया जिसे हमने कह दिया ओलियम। इसको हम अलग निकाल लेंगे बर्तन में। ठीक है, और फिर क्या करेंगे? ओलियम में जल मिला के फिर H2SO4 हमें प्राप्त हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? सर H2SO4 तो हम बना रही है। हाँ जी, H2SO4 इसमें बनाने के निर्माण में H2SO4 की सहायता से ही बनाओगे बेटे। संपर्क कक्ष विधि है ये, ठीक है नहीं? वही बना रहे, उसी की सहायता से बनाना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान रहेगी बात, कभी भूल जाऊं। अब देखो यहाँ पे, अब वो क्या करेंगे भाई? पायराइड बर्नर या सल्फर बर्नर पढ़ेंगे हम। ठीक है, पायराइड बर्नर या सल्फर बर्नर नाम है इसका। चित्र में जो छोटा सा सबसे पहले दिखाया था, सबसे किधर लेफ्ट साइड में जो सबसे नंबर 1 पे आ रहा था चित्र, आप अपनी बुक से भी अच्छे प्रकार से इसको समझ सकते हैं सभी विद्यार्थी। तो हम अपनी कड़ी में इसमें आगे बढ़ते हैं। हम कहते हैं कि इस कक्ष में वायु की उपस्थिति में सल्फर या आयरन पायराइट को जलाकर SO2 प्राप्त करते हैं। पिछली जो विधि हमने पढ़ाई थी शीश कक्ष विधि, उसमें भी यही अभिक्रिया आई थी सिद्धांत में सबसे पहले। कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है अगर आपने इसे ध्यान से समझ लिया तो। आपने कहा सल्फर प्लस O2 इज इक्वल टू SO2, ठीक है, या फिर क्या आयरन पायराइट ले लो 4Fe2 प्लस 11O2 है, तोड़ दो यहां से। इसके तो 4 हैं लेकिन इसके 4 तो नहीं 8 हैं सल्फर के, तो हम क्या करेंगे 8SO2 और यहां 4 थे तो 2Fe2O3, यानी कि ये 2 बन गया आपके आयरन का ऑक्साइड बन गया, फेरस ऑक्साइड बोलते हैं, और सल्फर डाइऑक्साइड बन गया। 2 तिया 6 और 8 दूनी 16, 16 और 6 कितने हो गए 22। तो हम क्या करेंगे 2 की कितनी बार गुना करेंगे 22 हो जाए, 11 दूनी 22। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत तो नहीं है? आई क्या समझ में? आई समझ में दिक्कत। अब हम क्या करेंगे भाई, ये आयरन पायराइट से और सल्फर से इन दोनों को हमने जलाया, O2 की उपस्थिति में जलाते ही तो हैं? जला के हमें क्या प्राप्त होगी SO2। यहाँ क्या प्राप्त होगी SO2। SO2 ही तो प्राप्त करनी थी हमें, यही तो H2SO4 के निर्माण में भाग लेगी या कोई और लेगा भाग। अब देखो आगे धूल कक्ष बोलते हैं। अब इसके बाद आता है हमारा टॉपिक धूल कक्ष। कहाँ गया धूल कक्ष? ये रहा, जिसको डस्ट प्रेसिपिटेटर बोलते हैं। आया था जिसमें स्टीम डाली थी ऊपर से, सेकंड नंबर पे जो चित्र में दिखाया गया था। देखो पायराइड बर्नरों से प्राप्त धूल कणों की अशुद्धियों से SO2 गैस व वायु के मिश्रण को धूल कक्ष में प्रवाहित करते हैं। कहाँ प्रवाहित करते हैं? धूल कक्ष में प्रवाहित करते हैं, जहां अशुद्ध गैसीय मिश्रण में उपस्थित धूल के कण भारी हो जाएंगे और कक्ष की पैंदी में बैठ जाएंगे। तो धूल मिट्टी के जो कण है वे तो पैंदी में बैठ गए। अब क्या रहेगी? शुद्ध नहीं रहेगी, शुष्क नहीं रहेगी, शुष्क रहेगी। अब भी कहीं ऊपर से जब स्टीम डाली जा रही फिर तो नमी आ गई, शुद्ध होगी और नमी युक्त होगी। कैसी होगी मिश्रण? अब शुद्ध और नमी युक्त। परंतु अभी
आशंका ये है कि कुछ ना कुछ अशुद्धि आगे चली जाती है थोड़ी बहुत। देखो धावन कक्ष, धावन टावर बोलते हैं, यानी कि हिंदी में धावन कक्ष बोलते हैं। विषय पढ़ो। धूल कक्ष से प्राप्त गर्म SO2 व वायु के मिश्रण को शीतलक द्वारा ठंडा करके लेड से बने धावन टावर में भेज देते हैं या भेजा जाता है, जो कि 3rd नंबर पे आपका आया था चित्र में, उसको देखना जरा ध्यान से। जिसमें क्वार्टर्ज के टुकड़े भरे रहते हैं, झावा पत्थर बोल रहे हैं इसको हिंदी में, क्या झावा पत्थर, समझ गए, वो भरा रहता है टुकड़ों के रूप में। फिर क्या कहेंगे, इसमें ऊपर से पानी टपकता रहता है। क्या टपकता है? पानी। जामे पत्थर में छिद्र हो, पानी को भी सोखे है, ठीक है, गैस को भी सोखे, इसीलिए इसे अच्छी प्रकार से मिक्स कर देता है ये गैस को और पानी को या H2SO4 को, जिससे गैस के मिश्रण में बचे रह गए धूल के कण और जल में विलय अशुद्धियां दूर हो जाती हैं। कुछ अशुद्धि धावन कक्ष में दूर होगी। हमने कहा था कि आशंका रहती है कि कुछ अशुद्धि आगे न चली गई हो, लेकिन वो जो आगे अशुद्धि चली गई वो इसमें आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि ऊपर से क्या डाला जा रहा था, पानी। अब आगे देखो शुष्क टावर, क्योंकि पानी डाल दिया और पहले भाप प्रवाहित की थी तो अब ज्यादा नमी हो जाती है, किसके अंदर, गैसीय मिश्रण के अंदर ज्यादा नमी हो जाती है। तो अब हम उसको शुष्क करने के लिए शुष्कन टावर का प्रयोग करते हैं, जिसको हम ड्राई टावर बोलते हैं। इसमें ऊपर से सुखाने के लिए केमिकल H2SO4 डाला जाता है, यानी कि इसके अंदर H2SO4 कहने का काम कर रहा, इस वाले टावर के अंदर शुष्कन का काम कर रहा है, सुखाने का काम कर रहा है। तो देखो धावन टावर से प्राप्त मिश्रण की शुष्क टावर में भेजा जाता है, धावन टावर से भेज दिया शुष्कन टावर में, जिसमें ऊपर से सांद्र H2SO4 फव्वारे के रूप में गिरता है। सांद्र H2SO4 गैसीय मिश्रण में उपस्थित नमी को अवशोषित कर लेता है। अवशोषित करके H2SO4 नमी को अवशोषित करके कैसा हो जाएगा, तनु हो जाएगा, और वो तनु होकर तली में बैठ जाएगा और यहाँ से हम उसको प्राप्त कर लेंगे। बताओ इतनी बात समझ में आएगा? बारिश आगे दिखते है। अच्छा चलो आगे देखो। अब हम क्या कहेंगे भाई, शुष्कन टावर हो गया। आर्सेनिक शोधन टावर देखो। शुष्कन टावर से प्राप्त शुष्क गैस के मिश्रण को आर्सेनिक टावर में भेजा जाता है। क्या भाई, आर्सेनिक टावर में भेजा जाता है। इस टावर में रखा फेरिक हाइड्रोक्साइड गैसीय मिश्रण में उपस्थित, क्या इसमें देखो क्या रखा हुआ, आर्सेनिक प्यूरिफायर नहीं रखा, ठीक है, तो इसमें FeOH का ऑल्थराइज नहीं है, ध्यान से देखोगे तो ये गैसीय मिश्रण में उपस्थित आर्सेनिक के यौगिकों को अवशोषित कर लेता है। जो आर्सेनिक के यौगिक हो ना, में विषैले होते हैं, कैसे होते हैं, विषैले, उनको ये प्राप्त कर लेता है। कौन, FeOH का होल्थराइड आर्सेनिक के अशुद्धियों को अब ये एब्जॉर्ब कर लेता है, इसीलिए तो आर्सेनिक प्यूरिफायर लिखा है इसका नाम। इस प्रकार प्राप्त शुष्क और आर्सेनिक रहित मतलब आर्सेनिक नहीं है, अब आर्सेनिक जो था वो तो ग्रहण कर लिया, गैसीय मिश्रण को परीक्षण बॉक्स में प्रवाहित किया जाता है। क्लियर हो गया? किसमें, परीक्षण बॉक्स में क्या कर लिया जाता है, प्राप्त कर लिया जाता है। सभी भैया बहन देख रहे होंगे कि बारिश आ गई है, इसकी आवाज भी सुन रही होगी पीछे हैं, तो खैर कोई बात नहीं, बारिश तो अब सावन का महीना चल रहा है, रोज रोज बारिश होती है, रात को रोज बारिश आ जाती है, सबको अपनी अपनी चारपाई उठा के अंदर करनी पड़ती होगी, सोते सोते मजा खराब हो जाता होगा है, परंतु कोई बात नहीं, उस चीज को ध्यान नहीं करना, ध्यान करना है संपर्क कक्ष विधि का। किसका, संपर्क कक्ष विधि का। तो हम क्या कहेंगे, इस कक्ष में प्रकाश की परीक्षण बॉक्स पढ़ रहे बेटा, अब क्या परीक्षण बॉक्स, बाबूजी क्या पढ़ रहे हैं हम, परीक्षण बॉक्स। देखो भाई, इस कक्ष में प्रकाश की तेज किरण पुंजों द्वारा गैसीय मिश्रण की शुद्धता की जांच की जाती है कि इसमें गैसीय मिश्रण है या नहीं है। अगर धूल मिट्टी के कण है तो हम प्रकाश की तेज किरणें इसमें के अंदर प्रवाहित करते हैं, हमें पता चल जाता है, शुद्धता की जांच कर लेते हैं। शुद्ध गैसीय मिश्रण यदि होता है तो उसको पूर्ण रूप से पारदर्शी माना जाता है। कैसा, अगर पारदर्शी है तो इसका मतलब शुद्ध है, अगर उसमें पारदर्शी नहीं हो रहा प्रकाश तो इसका मतलब अशुद्धियां हैं उसमें, और उसमें चमकते हुए कण दिखाई नहीं देते हैं। गैसीय मिश्रण को धूल रहित पारदर्शी होने पर परिवर्तक कक्ष में भेज देते हैं। परिवर्तक कक्ष मतलब कन्वर्टर, ठीक है, इसमें भेज देते हैं। अब आगे चलो, परिवर्तक या संपर्क कक्ष, इसको देखो क्या कहा। परिवर्तक कक्ष लोहे का बना टावर होता है जिसमें प्लेटिनम या वेनेडियम पेंटाऑक्साइड उत्प्रेरक कक्ष में उपस्थित नलियों में भरा
रहता है। किस में भरा रहता है? उत्प्रेरक कक्ष में उपस्थित नलियों में भरा रहता है। प्लेटिनम का प्रयोग क्यों नहीं करते? क्योंकि बहुत महंगा है। और वेनेडियम पेंटाऑक्साइड का प्रयोग क्यों करते हैं? सस्ता भी होता है और अच्छा भी होता क्योंकि ये सस्ता भी होता है और प्लेटिनम से कई गुना अधिक शक्तिशाली भी होता है। उत्प्रेरक को लगभग 400 से 450 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखते हैं। आगे समझ में कितने? 400 से 450 डिग्री सेंटीग्रेड पर। उत्प्रेरक की उपस्थिति में SO2 वायु द्वारा SO3 में ऑक्सीकृत हो जाती है। काहे में? भाई उत्प्रेरक की उपस्थिति में वायु से क्रिया कर ली SO2 ने और SO3 में ऑक्सीकृत हो गई। अभिक्रिया के ऊष्माक्षेपी होने के कारण इस कक्ष का तापमान 400 से 450 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य बना रहता है। मतलब इसमें भाई टेम्परेचर देना नहीं पड़ता। एक बार अगर गर्म हो गया तो उसके बाद तो जो उत्पन्न होती है ना उष्मा, वही मेंटेन करके रखे है टेम्परेचर को। समझ में आई बात? भाई रणवीर जैसे बलिष्ठ विद्यार्थी को भी कह देना पढ़ लो है, जो ऐसे ऐसे मारती हैं क्लास के अंदर, उनको भी थोड़ा सूचना पहुंचा देना। आशीष गोकलपुर हैं, सजद गोकलपुर वाले हैं, उनको कह देना कि भाई टिकटॉक और भाई बस इन पे ही रहोगे या वीडियो ही बनाते रहोगे। फिल्मा तो बाद में बना लेना, पहले पढ़ लेना, सब कुछ काम हो जाएगा। फिर नहीं तो जिंदगी अधर में लटकने वाली है। साल वैसे ही जो है गर्दिशों में है तुम्हारे सितारे, ठीक है नहीं? इसलिए अपने सितारों को चमकाने के लिए थोड़ी मेहनत कर लो, सही से ज्ञान प्राप्त कर लो हैं। देखो यहाँ अवशोषण टावर आता है। जब अवशोषण टावर, एक भैया जी विवेक हैं, कहाँ की में ज्ञाना के हैं, उनको भी कह दो थोड़ा सा फोकस कर लेंगे। मेरा संदेश तो उन तक खैर पहुँच ही जाएगा वीडियो में, लेकिन आप लोग भी उनको अगर संपर्क कर सको तो बता दिए उनको, भाई कभी देखते ही रह जाओ, अपनी बोर्ड फीस भी जमा कर लियो, कभी अगले साल दो फिर पेपर। ठीक है जी, समय निकलता जा रहा, कोई दिक्कत तो नहीं है। मेरी आवाज़ चली गई, चिंता न करो तुम। अवशोषण टावर में पढ़ेंगे, अब जाके आए में पढ़ेंगे अवशोषण टावर में। परिवर्तक टावर से प्राप्त SO3 गैस को क्वार्टर्ज के टुकड़े भरे अवशोषण टावर में भेजते हैं। इसमें ऊपर से गिरते 98% सांद्र H2SO4 में SO3 गैस अवशोषित हो जाती है। जो ऊपर से H2SO4 डाला जा रहा था, उस H2SO4 की जो परसेंटेज थी वो 98% प्योरिटी का था। तो वो SO3 के साथ में क्रिया करके क्या बना लेता है? अवशोषित करके ओलियम बना लेता है। देखो शहदों में H2SO4 प्राप्त होता है, जिसे ओलियम भी कहते हैं। मतलब SO3 जैसे ही क्रिया करेगी तो धुआं उठना शुरू हो जाएगा, ठीक, जिसे कहेंगे ओलियम। क्या कहेंगे रूना बहन जी? ओलियम। सधूम H2SO4 में जल मिलाकर इच्छित सांद्रता का H2SO4 प्राप्त कर लेते हैं। अब देखो इच्छित सांद्रता का, तनुता का नहीं, तनु बहन जी तनुता का नहीं, सांद्रता का, इच्छित सांद्रता का। जितनी भी हमारी सांद्रता की प्राप्त करने की इच्छा है उतने का ही हम कर सकें, ठीक है नहीं? क्यों? क्योंकि जल मिला रहे हैं हम इसमें। जल मिला के तो तनु किया जा, तो क्या करा? ओलियम में जल मिलाया H2 और